हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के। जय हिंद एवरीवन सभी को। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अपनी एनसीईआरटी की क्लास 7th की सीरीज चल रही है जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। इससे पहले जो बाकी 6 चैप्टर्स हैं वो हमारे खत्म हो चुके हैं। 7 चैप्टर कल हमने आधा खत्म कर लिया था, जिसमें हम बेसिकली देखने की कोशिश कर रहे थे कि ट्राइबल सोसाइटीज किस तरीके की होती हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स भारत के अंदर हुआ करती थी। नोमैडिक ट्राइब्स का जिक्र किया गया है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उनके बारे में हमने कल बात करी थी। आज उसी के आगे देखेंगे। लेकिन हर बार क्लास का रिचुअल है, क्या रिचुअल है सर? वो एक बार टाइमलाइन बनवानी थी। टाइमलाइन के अंदर हम क्या देखते हैं कि भैया जो 750 से लेकर 1000 तक का पीरियड है, 250 साल के पीरियड में आपकी ट्राई पार्टनर स्ट्रगल फॉर कन्नौज चल रहा है, जहां पर 3 डायनेस्टीज आपस में लड़ रही है कन्नौज जगह के लिए अपना आधिपत्य स्थापित करने। यहीं पर जब इनका इन डायनेस्टीज का जब पतन होगा, जब डिक्लाइन होगा, तो यहीं से गुर्जर प्रतिहार में से आपकी बहुत सारी राजपूताना स्टेट्स का ओरिजिन होगा। बहुत सारी राजपूताना डायनेस्टी आएंगी पिक्चर के अंदर। अब क्योंकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत नहीं है इस टाइम पर, तो आपके ऊपर क्या, भारत के ऊपर फॉरेन इन्वेजन हो गया, जिसमें 8th सेंचुरी के अंदर कासिम आया, 10th के अंदर गजनी आएगा, एंड देन फाइनली 12th 13th सेंचुरी के अंदर आपका गौरी आएगा। ठीक है। जैसे ही घोरी आएगा, घोरी का एक गुलाम होता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो 1206 के अंदर भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा गुलाम वंश के तहत। और इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर आपकी 5 डायनेस्टी जाएंगी: स्लेव डायनेस्टी, खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। फाइनली इब्राहिम लोधी जो होगा वो आखिरी राजा होगा लोधी डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत का। उसकी लड़ाई होगी बाबर के साथ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुई थी। उसमें बाबर जीत जाएगा और भारत के अंदर स्टैब्लिश करेगा मुगल साम्राज्य को। अब मुगल साम्राज्य के अंदर जो शुरू के इनिशियल जो राजा आए थे, जो 5-6 राजा आए थे, वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे, तो उन्हें इंपीरियल मुगल्स भी बोला जाता है, साम्राज्यवादी मुगल भी बोला जाता है। इनके खिलाफ रिवोल्ट करना, विद्रोह करना इतना इजी नहीं होता था। और इस पूरे 1000 साल के दौरान क्या हो रहा है, आपका दूसरी तरफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट चल। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर कल हमने देखा था कि भैया ट्राइबल सोसाइटीज कैसी होती हैं, किस तरीके के लोग होते हैं, नोमैड्स, मोबाइल पीपल कौन से होते हैं, बंजारा होते हैं। आज हमें यहां से स्टार्ट करना है न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, जातिस क्या होती हैं, फिर गोंड और अहोम को लेकर कुछ कुछ बात करनी। ठीक है। चलो, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी ग्रू, जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी होती है उसकी जरूरतें भी बढ़ती हैं। ठीक है। जरूरतें बढ़ती हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा। पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, तो हमें और ऐसे नए लोगों की जरूरत है जिनके पास नए नए तरीके के स्किल्स हैं, नए नए तरीके के आर्ट फॉर्म्स हैं उनके पास। कुछ कह रहा है कि मैं भाई लकड़ी को गोल काट दूंगा, कुछ कह रहा है मैं लंबा काट दूंगा, कुछ कह रहा है मैं बैठ के आकार में काट दूंगा। तो आपको क्या है, आपको नई तरीके की स्किल चाहिए। तभी तो लोगों को आप कुछ नया आइटम दे पाओगे, तभी तो लोग उसे खरीदेंगे। जब खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एमरजेंस ऑफ न्यू जातिस, अब ऐसे ही क्या हुआ, जो ये अलग अलग तरीके से काम करने लगे, इन्हीं में फिर जाति का कॉन्सेप्ट आ गया। स्मॉलर कास्ट और जातिस एमर्ज विद इन वर्ण। अब जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई वर्ण तो 4 ही है। अब उसमें हमने वैश्य का एग्जांपल लिया था, बिजनेस क्लास लोगों का। तो उसके अंदर कोई चावल का व्यापार कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, तो वो अलग अलग जाति बनने लगी। ठीक है। एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपियर अमंग्स ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के अंदर भी अलग अलग जातियां आने लगी। ऑन अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन स्टेटस ऑफ जातिस। तो ऐसे ही बहुत सारी जातिस थी जो बेसिकली ब्राह्मण, जो आपकी ब्राह्मण, जो आपका वैदिक सोसाइटी हुआ करती थी, जो वर्ण सोसाइटी हुआ करती थी, बहुत सारे उसके अंदर भी इंक्लूड होने लगे, और कुछ कुछ ब्राह्मण सोसाइटी ट्राइबल वाले कल्चर में इंक्लूड होने लगी। तो इंटरमिक्सिंग चल रहा है सब। एमरजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स एज सेपरेट जातिस। स्पेशलाइज्ड आर्टिजन का मतलब ऐसे लोग जो स्पेशल तरीके का स्किल रखते थे अपने पास। ठीक है। वो नई तरीके की जातियां आने लगी। स्मिथ हो गए आपके, जो लोहे का काम कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं, सिल्वर का काम कर रहे हैं। कारपेंटर्स हो गए आपके, मेसन हो गए जो दीवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, अलग अलग तरीके के बिल्डिंग्स, पैलेसेस बनाते हैं। हैविंग सेपरेट जातिस। ठीक है। इन सब की जातियां अलग होती होती कि भैया कोई सुनार का काम कर रहा है तो वो सुनार वाली जाति का है, कोई लोहार का काम कर रहा है वो लोहार वाली जाति का है, वो लकड़ी बनाने का काम कर रहा है वो कारपेंटर वाली जाति का है। और फिर इनके अंदर भी और ज्यादा सब कैटेगराइजेशन हुआ। कैसे? अब भाई लकड़ी से एक ही चीज थोड़ी बनती है, लकड़ी से सोफा भी बनता है, लकड़ी से बेड भी बनता है, लकड़ी से रथ भी बनता है, लकड़ी से बैट भी बनता है। तो 4 अलग अलग और सब कैटेगराइज होने लगा। अब ये कारपेंटर वाली जाति भी और ज्यादा छोटी छोटी जातियों में टूटने लगी। इस तरीके से भारत के अंदर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इंस्टेड ऑफ वन, जातिस बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी।
तो पहले वर्ण के हिसाब से पूरी की पूरी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जाति के आधार पर करने लगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया। उसके बाद एमरजेंस ऑफ राजपूत, अब यहीं पर तुम्हारे राजपूतों का एमरजेंस हुआ। जैसे अमंग क्षत्रिय न्यू राजपूत क्लैंस एमर्ज्ड आउट। अब क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बेसिकली जो राजा होते हैं वो आपके क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो राजपूतों का एमरजेंस हुआ, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया नहीं था कि भाई जब आपका गुर्जर प्रतिहार का डिक्लाइन होगा तो उसके बाद बहुत सारे राजपूताना स्टेट्स आएंगे। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे ही राजपूत क्लैंस आने लगे, जिनको जो क्षत्रिय क्लैन के अंदर जाने लगे, क्षत्रिय वर्ण के अंदर जाने लगे। They belong to different lineages such as हुणास, चंडेला, चालुक्य एंड अदर्स। बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज हुआ करती थी जिनकी लीनिएजेस इनसे चलती है। बेसिकली राजपूत का मतलब होता है राजा का बेटा, राजा का पुत्र, ठीक है, ये इसका लिटरल मीनिंग होता है। तो ऐसी अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी। वो डायनेस्टीज का जब पतन हुआ, जब डिक्लाइन हुआ, तो वहीं से फिर राजपूत ओरिजिन मान लिया गया। Many of them came to be known as Rajput. Rise of Rajput clan to the position of ruler, एग्जाम्पल फॉर ट्राइबल पीपल्स। तो हुआ क्या, अब ये बहुत सारे ऐसे जो क्लैंस के लोग, सॉरी बहुत सारे जो आपके बेसिकली डायनेस्टीज का जब पतन हुआ तो उसमें से राजपूत डायनेस्टीज निकल के आई। इनकी वजह से जो ट्राइबल सोसाइटीज होती थी वो भी मोटिवेट हो गई कि भाई हम भी किंगडम बना देते हैं ना। अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम है उसमें जो क्षत्रिय होगा केवल वही राजा बन सकता है। लेकिन सर हमने ऐसे बहुत सारे किंगडम्स, ऐसे बहुत सारे साम्राज्य देखे हैं जो आदिवासियों ने बनाए हैं, ट्राइबल किंगडम्स कहते हैं उनको। मुगल अकबर ने अपनी किताब के अंदर, अकबरनामा के अंदर भी मेंशन किया है अहोम किंगडम का, कि भाई वो एक ट्राइबल किंगडम हुआ करता था, आदिवासियों का एम्पायर हुआ करता था वो एक। तो जैसे राजपूत लोग क्षत्रिय क्लैन के होके वो पूरा का पूरा डायनेस्टी स्टैब्लिश कर रहे हैं, ऐसे ही जो आपके ट्राइबल सोसाइटीज हुआ करती थी, ये लोग भी, इनका जो सरदार हुआ करता था, पर्टिकुलर एक क्लैन का, एक ट्राइब का जो सरदार होता है, जो चीफ होता है, वो ट्राइबल किंगडम स्टैब्लिश कर देगा। ठीक है। एट द सेम टाइम एमरजेंस ऑफ इस्लाम एंड चेंज इन कास्ट सिस्टम। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पर क्या हो रहा है भारत के अंदर, वो भक्ति सूफी मूवमेंट चल रहा है, और सूफी जो लोग हुआ करते थे वो इस्लाम से बिलोंग करते थे, तो उसका भी इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ने लगा, भारत की सोसाइटी के ऊपर पड़ने लगा, ट्रेडिशन के ऊपर पड़ने लगा, कल्चर के ऊपर पड़ने लगा, तो और ज्यादा मिक्स हो गया सिस्टम। ठीक है। Many dominant tribes of Punjab, Sindh and Northwest Frontier adopted Islam quite early. अब इनिशियली जैसे इस्लाम को बोलते हैं कि भाई 7th सेंचुरी के अंदर जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने 622 के कॉमन एरा के अंदर बेसिकली अपनी इस्लाम की फिलॉसफी दी, कि उन्होंने, प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, कुछ रूल्स लिखे, और उन्होंने कहा कि इन रूल्स को फॉलो करो, और जो इन रूल्स को फॉलो करेगा उसे ही मुस्लिम बोला जाएगा या उसे ही मुसलमान बोला जाएगा। यही पूरी इस्लाम की विचारधारा थी। अब जब मैंने आपको बताया कि भाई जब राजपूताना डायनेस्टी, जब आपकी ओरिजिन हो रही है, भारत के अंदर कोई बड़ा राजा नहीं है, और वो कन्नौज को लेकर तीनों डायनेस्टी लड़ रही थी, तो भारत में क्या हुआ था सर, इन्वेजन हो गया था, अरब इन्वेजन हो गया था। और ये जब अरब इन्वेजन हो तो ऑब्वियसली इस्लाम का इंपैक्ट भारत के अंदर आएगा। तो सबसे पहले जो इंपैक्ट आएगा वो तो इस वाले रीजन में आएगा ना, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, क्योंकि यहीं से तो एंट्री मारी है इन लोगों ने। धीरे धीरे ओवर द टाइम वो भारत के अंदर घुसे हैं, लेकिन यहीं से तो एंट्री मारी है। तो ये जो पंजाब और सिंध वाला, जो पाकिस्तान वाला रीजन है, यहां पर ऑलरेडी इंपैक्ट हो चुका था इस्लाम का बहुत पहले ही। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट कास्ट सिस्टम। अब ये जो इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्ट्रक्चर, ये लोग कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं कि कास्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है। अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म इन दिस एरिया। अब ऑब्वियसली ये एरिया वो हुआ करता था जो बेसिकली ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, जो ऑर्थोडॉक्स आपके हिंदुइज्म को मानते थे कि भाई हिंदुइज्म के अंदर कोई चेंज ही नहीं चाहिए, सनातन धर्म के अंदर कोई चेंज ही नहीं चाहिए। लेकिन ऑटोमेटिकली पता है क्या होता है, एक टाइम के बाद सोसाइटी खुद चेंज होती है। आप कुछ भी कर लो, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सबसे बेहतरीन लाइन है ये, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। गौतम बुद्ध ने भी ये बात बोली है कि चेंज तो नेसेसरी है, आप करोगे, राजा करेगा तो होएगा, नहीं तो ओवर द टाइम सोसाइटी के अंदर खुद ही चेंज होगा। ठीक है। तो यहां पर भी चेंज आ रहा है, तो धीरे धीरे लोग इस्लाम को भी मानने लगे। क्यों? अब जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जिनका जैसे शूद्र हो गए, अब उनको तो वैसे ही उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर, उनको कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, रोड पे चलते हैं तो गले में घंटी बांध देते हैं उनके, तो ये सब बुरा बर्ताव किया जा रहा है उनके साथ। और इस्लाम के अंदर ये देखा गया है कि कास्ट हायरार्की को नहीं मानते थे, शुरू शुरू में इतना नहीं मानते थे वो लोग, जब इनिशियली इस्लाम भारत के अंदर एंट्री कर रहा था। तो लो कास्ट वालों के लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी हुई ना, कि भाई हमें, हमारा हिंदुइज्म के अंदर हमारे को बेसिकली जो हमें मिलना चाहिए, जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, तो वो दूसरे धर्म में चले गए।
इसको आप ऐसे भी तो जोड़ सकते हो, जब आपका बुद्धिज्म जैनिज्म ग्रो करा, वैदिक सोसाइटी तो तब भी थी, ये रिचुअल्स कर्म कांड तो तब भी होते थे, ट्रेडिशन तो तब भी होते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बुद्धिज्म ज्वाइन किया, फिर भी लोगों ने महावीर को ज्वाइन किया, जैनिज्म को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि ये जो कास्ट हायरार्की है, ये जो कास्ट सिस्टम है, इसकी वजह से सोसाइटी बहुत ज्यादा अनइक्वल हो गई थी। अनइक्वल होने के चक्कर में जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं, शूद्र हैं और जो वैसे हैं, उनको सोसाइटी के अंदर कुछ ज्यादा मिल ही नहीं पा रहा। इसीलिए इस तरीके के नए नए धर्म निकल के आए, विचारधारा निकल के आई, जिसको लोगों ने ज्वाइन किया, तो वहां पर इक्वल स्टेटस आया। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे लोग हुआ करते थे जिसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, एटलीस्ट हमारी थोड़ी बहुत तो इंपॉर्टेंस बढ़े। इस तरीके से इस्लाम भारत के अंदर बेसिकली आने लगा। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर एक ट्राइब की बात करिए, गोंड्स ट्राइब की। गोंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब हुआ करती थी। ठीक है, दे लिव्ड इन द वास्ट फॉरेस्टेड रीजन ऑफ गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। गोंडवाना जगह है आपकी, ठीक है, ये रही आपकी मध्य प्रदेश मांडला वाला जो पूरा एरिया है, ये आपकी गोंडवाना एरिया है, सेंट्रल इंडिया वाला एरिया। और साथ ही साथ आपका जो राजस्थान वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया, उसका ईस्टर्न वाला पार्ट। तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी गोंड ट्राइब रहा करती थी, और गोंडवाना जगह कहते हैं इसको। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है बेसिकली, जहां पर क्या होगा, एक समुदाय है, हाँ सर, एक समुदाय है, वो एक जगह रहेगा, हाँ सर रहेगा, वो वहां पर खेती बाड़ी करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। जब खेती बाड़ी में से फसल आ जाएगी, उसके बाद क्या करेगा सर, उस पूरी जगह को वो जला देगा। क्यों जला देगा? ताकि वो जो राख है वो दोबारा से मिट्टी के अंदर मिल जाए, और जो मिट्टी है वो दोबारा से फर्टाइल हो जाए, उपजाऊ हो जाए। तो फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो मिट्टी को उपजाऊ होने में टाइम लगेगा, ये लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह पर सेम पैटर्न करेंगे कि भैया अब यहां पर उगाएंगे, यहां पर सामान उगाएंगे, फसल उगाएंगे, फिर इसको आग लगा देंगे। तो इस तरीके के पैटर्न को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, की एक जगह पे एग्रीकल्चर करेंगे, फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर तीसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसी को हिंदी में बोलते हैं बेटा झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन। तो आपके जो गोंड ट्राइब हुआ करती थी, ये झूम कल्टीवेशन करती थी या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी। दे फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लैंस, ईच हैड इट्स इन ओन राजा और राय। अब ये गोंड ट्राइब तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी समुदाय जुड़े हुए हैं जो अपने आप को गोंड बोलते हैं। तो हर एक क्लैन का बेसिकली क्या है, अपना एक राजा होता है, या उसे ही राय भी बोलते हैं। गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा। गढ़कटंगा एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट, एक बड़ा क्लैन हुआ करता था, एक जगह हुआ करती थी गढ़कटंगा। ठीक है, यहाँ के जो गोंड थे उनके बारे में बात की गई है। क्या? अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर रीन मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़ा। अकबरनामा जो किताब लिखी गई है, जो मुगल बादशाह बेसिकली अकबर ने लिखवाई थी अबुल फजल के द्वारा, तो इस किताब के अंदर 3 किताबें हैं। तो उसके अंदर जिक्र किया है कि भैया वो जो गढ़कटंगा वाले जो गोंड लोग हैं वो रहते हैं, उनका तो किंगडम है बड़ा सा बढ़िया। ठीक है, कटंगा हैड 70,000 विलेजेस विद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब ये जो कटंगा जो जगह हुआ करती थी, जो किंगडम हुआ करता था, साम्राज्य था, इसके अंदर 70,000 गांव थे। और इस किंगडम का जो राजा है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जिसमें सारी की सारी पावर जो है वो राजा के हाथ में है, वो बांट नहीं रखी उसने। ऐसा नहीं है कि वो अपने भाई बंधु को भेज देगा कि भैया वो 10 गांव को तू देख ले और 50 गांव को तू देख ले, नहीं। 70,000 गांव के ऊपर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो राजा बोलेगा वही सारे के सारे 70,000 गांव के अंदर होगा। तो गढ़कटंगा एक बहुत बड़ा गोंड ट्राइबल किंगडम हुआ करता था। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गढ़्स, ईच वाज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन। अब जैसे सपोज करो कि ये आपका कोई गढ़कटंगा है, जगह है, और यहां पर अलग अलग ये एरिया है। अब इस पूरे एरिया के अंदर टोटल 8 किंगडम्स है। इसका अपना राजा होगा, एक इसका अपना राजा होगा, इसका अपना 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 होगा, और इन सब का एक राजा होगा, वो गढ़कटंगा का राजा होगा पूरा। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये। तो ये जो गढ़कटंगा है, ये बेसिकली अलग अलग छोटे छोटे किंगडम, छोटे छोटे क्लैंस के अंदर डिवाइडेड है, और वो कौन चला रहा है, पर्टिकुलर कोई एक उनका कस्बा चला रहा है। This was further divided into units of 84 villages called 84। और फिर इन्हीं गढ़ को ये और ज्यादा सब डिवाइड करते हैं। तो 84 विलेजेस को मिलाएंगे तो उनको बोल देंगे 84। ठीक है, 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बरहोत, दैट इज 12 विलेजेस। मतलब कहने का ये है कि अगर 12 गांव की बात करें तो उसे बोलेंगे बरहोत, अगर 84 गांव की बात करें तो उसे बोलेंगे 84। ठीक है, और अगर आप लोग बात करते हो बेसिकली किसकी, पूरे के पूरे किंगडम की, पूरे के पूरे किंगडम मतलब पूरे एम्पायर की, तो उसके अंदर कितने आपके हुआ करते थे,
70,000 गांव हुआ करते। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा इनका सिस्टम यूनिट चलता था हर तरीके से। उसके अलावा सोसाइटी ऑफ गोंड्स, अब ये किस तरीके की सोसाइटी हुआ करती थी गोंड की? ब्राह्मण रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम गोंड राजा एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। अभी तक हमने ये देखा था कि जो शहर वाले राजा हुआ करते थे, सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स वाले टाउन्स, जो टाउन्स, टेम्पल टाउन्स हुआ करते थे, वही लोग बेसिकली दान पुण्य दिया करते थे जमीन में। लेकिन अब ये ट्राइबल किंगडम है, आदिवासियों का साम्राज्य है ये, तो यहां पर भी राजा के पास बहुत सारी जमीनें होती, तो ये लोग भी ब्राह्मणों को दान में दिया करते थे जमीन। ठीक है, आदिवासी लोग भी ब्राह्मणों को जमीनें दान में दिया करते थे, और इस वजह से गोंड की इन्फ्लुएंस और बड़ा, इनकी सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद स्टेटस अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। स्टेटस अपलिफ्टमेंट मतलब कि सोशल हायरार्की के अंदर, समाज के अंदर आप किस स्तर पे आते हो, आप किस लेवल पे आते हो। भाई ऐसे समझो जैसे एक मैं बैठा हूं यहां पर, हाँ सर आप हो, एक वो अंबानी भैया है, देख रहे हो कितना है डिफरेंस, देख रहे हो? हाँ, तो सोसाइटी के अंदर यही स्टेटस के लिए सब डिमांड करते हैं लोग। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो ना, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, तो आपके मन में एक बात आती है कि यार पैसा तो आ गया अब मेरे पास, अब मेरे को सोशल स्टेटस में अपनी हायरार्की बढ़ानी है। ठीक है, कि समाज में भी मेरी इंपॉर्टेंस हो। तो गोंड लोग भी यही करते थे। गोंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। तो बहुत सारे गोंड जो राजा हुआ करते थे, वो अपने आप को क्या कहेंगे कि भैया हमें भी राजपूत की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए, या हम भी राजपूत बनना चाहते हैं, क्योंकि ये क्षत्रिय क्लैन के थे, सोसाइटी इनको आसानी से एक्सेप्ट करती थी। अमनदास गोंड राजा ऑफ गढ़कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। ये बन गया एक आपका फैक्चुअल सवाल। क्या? जो अभी हमने गढ़कटंगा की बात करी है, जिसमें 70,000 गांव हुआ करते थे, उसका राजा हुआ करता था बेटा अमनदास, और अमनदास ने अपने आप को टाइटल दिया संग्राम शाह का। ठीक है, इसी का बेटा हुआ करता था जिसका नाम था दलपत, उसकी शादी कराई गई दुर्गावती के साथ, और ये दुर्गावती बेटी हुआ करती थी बेसिकली चंडेल का एक राजा हुआ करता था, चंडेला डायनेस्टी का राजा हुआ करता था, उसकी बेटी हुआ करती थी। ठीक है, और फिर उसके बाद दुर्गावती वॉज क्वाइट केपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ माइनर सन वीर नारायण। हुआ क्या कि जो दलपत था उसकी मृत्यु हो गई थी कम उम्र के अंदर ही, लेकिन बेटा भी था एक, लेकिन बेटा तो छोटा है, अब बेटा राजा तो बन नहीं सकता। तो ये दुर्गावती इतनी पढ़ी लिखी औरत हुआ करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट औरत हुआ करती थी, कि साम्राज्य दुर्गावती चला रही है। वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो वीर नारायण बेसिकली अभी छोटा है, माइनर है, तो वो चला नहीं पा रहा है, तो दुर्गावती जो उसकी माँ है वो केपेबल हुआ करती थी, तो उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया। अंडर हर किंगडम बिकेम मोर एक्सटेंसिव। तो इसके टाइम पर, दुर्गावती के टाइम पर आपका बेसिकली क्या हुआ, ये किंगडम और ज्यादा एक्सटेंसिव हुआ, और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ इसका, गढ़कटंगा का। ठीक है, इन 1565 मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक देम। 1565 के आसपास जब आपका बेसिकली ये आ गया था, अकबर भैया जब आ गए थे आपके पिक्चर के अंदर, तो क्या हुआ था सर, इस टाइम पर अटैक कर दिया गया था इन्हीं के किंगडम्स के ऊपर, गोंड किंगडम के ऊपर, और इनको सब्जुगेट करने की कोशिश की। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाय रानी दो शी वाज डिफीटेड। अब इस टाइम पर रानी ने बहुत अपनी तरफ से पूरी इन्होंने जान लगा दी कि अकबर ना जीत पाए, लेकिन फिर भी ये जीत गए थे। ठीक है, प्रेफर टू डाई रेदर देन सरेंडर विद सन। यही तो राजपूतों के अंदर भी तो होता है। क्या होता है कि भाई भले ही मर जाएंगे, लेकिन हाथ नहीं जोड़ेंगे, सर नहीं झुकाएंगे, पीछे नहीं भागेंगे, डरेंगे नहीं, मर जाएंगे भले ही, डिफीट स्वीकार नहीं करेंगे। तो इन द सेम वे ये जो आपकी दुर्गावती और इनका जो छोटा बेटा हुआ करता था वीर नारायण, इन्होंने भी अकबर के आगे सरेंडर नहीं करा, अकबर फोर्सेस के आगे सरेंडर नहीं करा, बल्कि जान ही दे देंगे। ठीक है, जान ही दे देंगे। तो गोंड ट्राइब के बारे में आपकी बात की गई थी, आई होप समझ आया होगा आपको ये। इसमें से गढ़कटंगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अमनदास एक इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं गढ़कटंगा के, जिन्होंने अपने आपको टाइटल दिया संग्राम शाह का। फिर उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जो वाइफ थी दुर्गावती, उन्होंने साम्राज्य को चलाया, और 1565 में अकबर ने ही इनके ऊपर अटैक किया था, और फाइनली गोंड किंगडम को वो मुगल एम्पायर के अंदर मिला लेता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगली बात करते हैं बेटा अहोम की। अहोम क्या है सर? असम के अंदर जो ट्राइब्स रहती हैं, असम के अंदर जो आपके आदिवासी रहते थे, उनको अहोम बोला जाता था। ठीक है, अहोम बोला जाता था। इससे पहले असम का पुराना नाम अगर देखें एशियन टाइम में, तो बेटा असम का पुराना नाम था कामरूप। कामरूप। ठीक है, खैर अहोम के बारे में बात करते हैं। अहोम के बारे में क्या है? दे माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन 13th सेंचुरी। मतलब क्या है सर? आज के टाइम पर ये जो म्यांमार देश है ना, हाँ है बिल्कुल है, ये रहा,
तो यहां से कुछ लोग उठ के कहां आ गए, ब्रह्मपुत्र वैली के रिवर बेसिन एरिया में आ गए यहां पर आकर, और यहीं सेटल हो गए ट्राइब्स। ठीक है, यही थे आपके अहोम। कहां से आए हैं, म्यांमार से आए हैं और ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर सेटल हो गए आके। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हुयांस। मतलब अब जहां पर ये लोग गए हैं, ये जो असम वाले रीजन में गए, यहां पर पहले से कुछ लोग रहते थे जिनको बोलते थे भुइयां। ठीक है, भुइयांस लोग रहते थे यहाँ पर, लैंडलॉर्ड जो यहाँ के हुआ करते थे। तो ये जो लोग उठ के म्यांमार से यहाँ गए, उन्होंने इन भुइयां को सप्रेस कर दिया, इनको दबा दिया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी दे एनेक्स किंगडम ऑफ भूटियास एंड इन 1523 एंड कोच हजो इन 1581। ये यहीं पर छोटी छोटी ट्राइब्स हुआ करती थी जो पहले से रहती थी। तो असम वाले लोग, जो आपके म्यांमार से जो लोग उठ के आए थे, जो अपने आप को अहोम बोलते हैं बेसिकली, इन लोगों ने क्या करा, यहाँ पर जो रीजनल जो डायनेस्टी हुआ करती थी, रीजनल जो किंगडम्स हुआ करते थे, ट्राइब्स हुआ करती थी, उनको निपटाया और यहाँ पर सेट हुए। तो यहाँ पर देखो एक और ट्राइब मिल गई तुम्हें, क्या, छूटियाज एंड कोच हजो, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स हुआ करती थी। They built firearms and they used firearms as early as 1530s। मतलब सर इन लोगों ने असला बारूद का यूज करना शुरू कर दिया था भारत के अंदर। क्या कह रहे हो सर, असला बारूद, तोप, गोले, बंदूक यूज करना ही शुरू कर दिया था। तो दे वर द फर्स्ट वन हु यूज द फायर आर्म्स इन इंडियन सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद by 1660s they could even make high quality of gunpowder and cannon। 1660 के दशक तक आते आते इन लोगों ने अच्छी क्वालिटी की बंदूकें बनाना शुरू कर दिया था, और गन पाउडर, अंदर जो असला बारूद डालोगे वो भी अच्छी क्वालिटी का बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, they faced many invasion from साउथ वेस्ट। इन लोगों ने साउथ वेस्ट वाले एरिया से बहुत तरीके के अटैक झेले हैं। साउथ वेस्ट मतलब यहां से जा रहे हैं, यहां से लोग बाग बहुत जाते थे इसके ऊपर अटैक करने। औरंगजेब खुद गया था, लेकिन उसकी तो पिटाई हो गई। वो लचित बोरफुकान आपके लीडर हुआ करते थे, असम साम्राज्य एक मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। उन्होंने बेसिकली औरंगजेब की आर्मी की पिटाई लगाई थी, जिसे बैटल ऑफ सराय घाट के नाम से जाना जाता है। और लचित बोरफुकान के ऊपर अभी 2 साल पहले एनडीए के अंदर सवाल भी आया था। एनसी जो आपका एनडीए है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, वहां पर जो आपका जो बेस्ट कैडेट होता है उसको ये रिवॉर्ड दिया जाता है, मेडल दिया जाता है लचित बोरफुकान के नाम से। तो लचित बोरफुकान जो है वो यही अहोम किंगडम से बिलोंग करते थे। ठीक है, in 1662 मीर जुमला अटैक डिस्पाइट अहोम्स वर डिफीटेड बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल डिडंट लास्ट लॉन्ग। 1662 के अंदर औरंगजेब ने मीर जुमला नाम के व्यक्ति को आर्मी के साथ भेजा असम के ऊपर अटैक करने के लिए। इस लड़ाई के अंदर असम या अहोम की थोड़ी बहुत डिफीट हुई, लेकिन औरंगजेब कभी भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाया, उनकी दूर हुआ करता था, और फिर वहां से वो जो पहाड़ों के अंदर रहते थे वो बार बार इनको मार पीट के भाग जाते थे। तो औरंगजेब ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था। अब यहीं पर एक सिस्टम चलता है बेटा जिसे कहते हैं पैक सिस्टम, PAIKS, पैक सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, अ होम स्टेट डिपेंडेंट ऑन फोर्स लेबर, मतलब जबरदस्ती काम करा के। जो असम स्टेट है, जो अहोम स्टेट है, वो बेसिकली डिपेंड किस पे है, फोर्स लेबर पे। दोज हु वर्क फॉर स्टेट, जिसे देश के लिए, जिसे सरकार के लिए, जिसे अहोम साम्राज्य के लिए काम करना पड़ेगा। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाज टेकन। जितने जनता रह रही है उस साम्राज्य के अंदर, सबका कच्चा चट्टा निकालो, पता करो कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने बच्चे हैं, कितने फीमेल बच्चे हैं, कितने मेल बच्चे हैं, कितने बुड्ढे हैं। ओ सर, ये तो आज के टाइम पर भी होता है। इसे ही तो कहते हैं क्या, जनगणना। ये तो होती है हर 10 साल में, भारत के अंदर होती है। तो बेटा इन्होंने शुरू करी थी। ठीक है, a census of population was taken, each village has to send a number of packs by rotation। तो ऐसे ही क्या होगा, अलग अलग जगह को पैक्स के नाम से जाना जाएगा, और उस पर्टिकुलर जगह में से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोगों को आना पड़ेगा और राज्य के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आना चाहते तो नहीं आओगे, नहीं, आपको जबरदस्ती आना पड़ेगा और सरकार के लिए काम करना पड़ेगा। इसको इस चीज से जोड़ सकते हो आप, जैसे आजकल एक सिस्टम चलता है अलग अलग देशों के अंदर, जैसे साउथ कोरिया हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर एक सिस्टम चलता है मैंडेटरी आर्मी सर्विसेज। अभी कल परसों एक न्यूज में भी आया है, अभी रिसेंटली एक देश ने मैंडेटरी कर दिया है सभी को आर्मी के अंदर एटलीस्ट 2 साल के लिए सर्व करना। ठीक है, तो खैर भारत के अंदर भी ये अभी चल रही है, अभी डिबेट चल रही है कि भारत के अंदर कॉन्स्क्रिप्शन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बेटा एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है मैंडेटरी आर्मी सर्विसेज।
मैंडेटरी आर्मी सर्विस का मतलब कि भाई जैसे ही आपकी 12th खत्म होगी उसके बाद आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको आर्मी के अंदर सर्व करना पड़ेगा, भले ही आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको सर्व करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। तो अभी फिलहाल इंडिया के अंदर ये अभी डिस्कस चल रहा है इसके बारे में कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इमोशनली होकर बता रहे हो कि हाँ सर हम तो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो करना है, नहीं। थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचने की इसके क्या प्रो पॉइंट्स हो सकते हैं, इसके क्या अगेंस्ट में पॉइंट जा सकते हैं। ठीक है, तो सोचना इसके बारे में भाई। अगर इसका मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूं, अगर आप लोग कहो कि हाँ सर ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि इमोशनली आपको देश के लिए सर्व करना चाहिए। अगर आप दूसरे देश में रहते हो, आप आपको उस देश के लिए काम करना चाहिए, तो बिल्कुल करो जाकर। लेकिन यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक अधिकारों का। भाई मेरी जो मर्जी है मैं वो करूंगा ना, मेरे देश मेरे को आजादी देता है कुछ भी करने की, तो मेरा मन है कि मैं आर्मी के अंदर सर्व नहीं करना चाहता, तो आप मेरे से जबरदस्ती क्यों करा रहे हो? तो यहां पर लीगलिटी आ गई, कानूनी रूप से तो वो बंदा सेफ है ना। तो ये डिबेट चल रही है इस टाइम पर कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोगों का इस पर क्या विचार है? थोड़ा लॉजिकल सोचना इसके बारे में, पढ़ना और फिर कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। ठीक है। तो जो आपकी असम स्टेट हुआ करती है, अहोम स्टेट थी, वो बेसिकली इसी तरीके के सिस्टम पे चलती थी कि भैया एक पर्टिकुलर जगह है, वहां से 10-12 लोग जाएंगे और क्या करेंगे, वो अहोम स्टेट के लिए, राजा के लिए काम करेंगे। ठीक है। By first half of 17th century, administration people from large populated areas shifted to less populated areas, so clan broke up. अब क्या होता था इसी चक्कर में, लोग बाग जो लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते थे वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग कुछ दूसरी जगह जाने की सोचेंगे कि जहां पर राजा का इंपैक्ट कम हो। तो अब लोग बाग क्या करेंगे, हाईली पॉपुलेटेड एरिया से जहां पर ज्यादा जनसंख्या में लोग हैं, वहां से मूव कर जाएंगे दूसरी जगह पर जहां पर कम लोग रहते हैं, जहां पर अहोम के राजा का इंपैक्ट थोड़ा सा कम है। तो इस वजह से क्या हुआ सर, ये ट्राइब टूट नहीं गई, क्लाइंट टूट गई, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट टूटने लगी इससे। बाय फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। 17वीं शताब्दी तक आते आते, आदि मतलब 1650 तक आते आते, ये पूरा का पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज कर दिया गया। सेंट्रलाइज का मतलब राजा जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा बेसिकली। ऑलमोस्ट ऑल अलर्ट्स मेल सर्व्ड इन आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। मतलब क्या हुआ, अहोम किंगडम के अंदर मोस्टली ऑलमोस्ट जितने आपके मेल मेंबर्स हुआ करते थे वो आर्मी के अंदर सर्व करते थे। जब भी कभी लड़ाई होगी तो उनको बंदूक थमा दी जाती थी कि जाओ भैया लड़ो जाके। ठीक है। एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क। और इसके अलावा जब लड़ाई नहीं चल रही होगी तब वो आदमी खाली बैठ के क्या करेगा, खाली नहीं बैठने देंगे, बिल्डिंग बनवा देंगे, डैम्स बनवा देंगे, इरिगेशन में काम पे लगा देंगे। तो इस तरीके से आदमी को खाली नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल्स। तो ये जो अहोम जो सोसाइटी है, पूरी की पूरी जो ट्राइब है, ये अलग अलग छोटी छोटी क्लैंस के अंदर बटी हुई है, अलग अलग छोटे छोटे बेसिकली नंबर ऑफ ग्रुप्स के अंदर बटी हुई है। उसी को बोलते हैं खेल्स, KHELS, खेल्स। ठीक है। देयर वर अ वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिजन्स। यहाँ पर आर्टिस्ट लोगों के जो ग्रुप हुआ करते थे बहुत कम हुआ करते थे, जो क्राफ्ट पर्सन के जो ग्रुप हुआ करते थे वो बहुत कम हुआ करते थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड मैनी विलेजेस, मतलब जो आपकी सोसाइटी, जो एक क्लैन है, वो कई सारे गांवों को बेसिकली रूल किया करती थी। पीजेंट्स वर गिवन लैंड बाय विलेज कम्युनिटी। जो भी आपके फार्मर्स हुआ करते थे, किसान भाई हुआ करते थे, उनको जमीनें दी जाती थी ताकि वो उस पर अपना खेती बाड़ी कर सके, प्रोडक्शन कर सके। ये कौन दे रहा है जमीनें? वही विलेज कम्युनिटी, जो उस गांव के अंदर जो लोग बाग रहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जैसे पंचायत जो आपकी कहलाती है, वही लोग बेसिकली जो आपके फार्मर्स लोग हैं उनको दे देंगे जमीन कि जाओ भैया इस पे अपना खेती बाड़ी करते रहो बढ़िया तरीके से। पॉइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। ऐसे ही आपके जो पॉइट्स हुआ करते थे, जो कवि हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े स्कॉलर्स हुआ करते थे, ज्ञानवर्धी लोग हुआ करते थे, उन सबको जमीनें भी दान में दी जाती थी। ठीक है। थिएटर्स वॉज एंकरेज। थिएटर्स वॉज एंकरेज का मतलब बहुत अलग अलग तरीके के नाटक बनाना, नाट्य, और आपका थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं अलग अलग प्ले करते हैं, इसको काफी एनकरेज किया जाता था। मतलब अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सिनेमास की बात की जा रही है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड टू लोकल लैंग्वेजेस। जो भी भारतीय परंपरा में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट किताबें जो संस्कृत के अंदर लिखी गई, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, आपकी बहुत सारे धर्म शास्त्र की किताबें हो गई, उन सब को यहाँ की लोकल भाषा के अंदर ट्रांसलेट किया जाता था ताकि लोगों को पढ़ाया जा सके।
हिस्टोरिकल वर्क नोन एज बुरंजीस वर ऑल्सो रिटन इन अहोम लैंग्वेज देन इन असामीज। तो ऐसे ही क्या होता था, जो भी किताबों को बेसिकली ट्रांसलेट किया जाता था लोकल भाषाओं में, उन्हें क्या कहते हैं, बुरंजीस बोलते हैं। तो अगर आगे कभी शब्द आ जाए कि बुरंजीस क्या होता है, तो ये हिस्टोरिकल किताबें होती हैं जो अहोम लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट की गई और फिर बाद में असम की लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट की गई। ठीक है, तो बुरंजीस एक आपका फैक्चुअल वर्ड हो गया। रिलीजियस बिलीफ्स ओरिजिनली दे बिलीव्ड वर्शिप ऑफ देयर ओन ट्राइबल गॉड। ओरिजिनली ये लोग बेसिकली देखो, आपने जैसे सुना होगा ना, भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है। ठीक है, 33 कोटि। तो कोटि जो शब्द है ना, उसके दो मतलब होते हैं। एक होता है कोटि का मतलब तरह के, और एक कोटि का मतलब होता है करोड़। तो कुछ लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि 33 तरह के देवी देवता हैं। जैसे जो हड़प्पा संस्कृति हुआ करती थी, वो तरह वाले भगवानों को मानती थी। कोई पास का भगवान है, कोई दूर का भगवान है, कोई पहाड़ पे भगवान है, कोई नदी में भगवान है, कोई पेड़ का भगवान है। ठीक है, तो वो है 33 कोटि, मतलब 33 तरह के भगवान। हड़प्पा संस्कृति वाले नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा बहुत कम करते थे, करते ही नहीं थे बल्कि। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 33 करोड़ बोलते हैं। अब 33 करोड़ इतने सारे भगवान कहां से आ गए? तो जो भी एक फैमिली होती है ना बेटा, उसके जो आपके पूर्वज होते हैं, हम उनको भी बेसिकली अपने पूर्वजों को भी भगवान मान लेते हैं, एंसेस्टर को भी भगवान बना देते हैं। ठीक है, जैसे हमारी फैमिली में अगर कोई, भाई हमारे दादा परदादा के ऊपर मतलब जो भी हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स आए होंगे, तो हम उन्हीं की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से 33 करोड़ देवी देवता है। तो ऐसे ही ये जो आपकी छोटी छोटी ट्राइब्स हुआ करती थी, ये अपने ट्राइबल गॉड्स को मानती थी। जैसे आजकल वो मूवी के अंदर आप देखो, सालार मूवी जो अभी आई है, उसके अंदर एक सीन दिखाया गया है उसका, जिसमें एक ट्राइब होती है वुमेन्स की, जो बेसिकली एक उनकी ट्राइब की जो गॉडेस हुआ करती थी, काटेरम्मा। ठीक है, सलार मूवी के अंदर यही कॉन्सेप्ट दिखाया है। तो काटेरम्मा एक ट्राइबल गॉड हुआ करती थी, ये उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि विष्णु की पूजा कर रहे हैं या शिव की पूजा कर रहे हैं, इनके अपने ही भगवान हुआ करते थे ट्राइब के, उन्हीं की पूजा करते थे। ठीक है, तो इनिशियली तो ऐसे ही चलता था, लेकिन 17वीं सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, ब्राह्मण्स का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वहां पर भी अब विष्णु की, शिव की पूजा होने लगी, इनके अलग अलग अवतारों की पूजा होने लगी। लोग बाग धीरे धीरे ब्राह्मण इन्फ्लुएंस में आने लगे। ठीक है, टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय किंग्स। तो ऐसे ही जो बहुत बहुत तरीके के मंदिर बनाए गए, और ब्राह्मण्स जो हुआ करते थे, इनको बहुत सारी जमीनें दान में दी जाने लगी। शिव सिंह, हिंदुइज्म बिकेम द, अच्छा, शिव सिंह बेसिकली आपके एक असम के, एक अहोम किंगडम के एक राजा हुए थे 1714 से लेकर 1744 तक, जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। इसमें हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, बट दे डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ। तो 17वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के अंदर क्या हुआ, बेसिकली आपका हिंदुइज्म का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने लगा। बहुत सारे राजा भी सपोर्ट करते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपने कस्टम्स को या अपनी पुरानी प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो पुरानी प्रैक्टिसेस को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपकी विष्णु की और जो शिव की पूजा हो रही है, या जो ब्राह्मणिकल पूजा होती है, उसको भी कर रहे हैं। दोनों ही पूजा होती थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी असम या अहोम किंगडम के बारे में काफी इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इससे पहले हमने गोंड के बारे में पढ़ा। अब ये चैप्टर होता है खत्म, और इसी के अंदर कुछ आपके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आते हैं, जैसे अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब क्या है सर, जैसे अब जैसे बनिया एक कैटेगरी है, ठीक है, बनिया या वैश्य एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम बात करते हैं व्यापारी लोगों की। अब बनिया अगर मैं पर्टिकुलर बोलूं, तो बनियों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटी फैमिलीज आती हैं। भाई कोई गुप्ता है, कोई गर्ग है, कोई अग्रवाल है, ठीक है, कोई गोयल है। तो इस तरीके से अलग अलग फैमिलीज हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के, तो इनका जो कॉमन एंसेस्टर है वो तो एक ही है, बनिया। ठीक है, तो इस तरीके से अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउसहोल्ड्स क्लेमिंग देयर डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। ये ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं कि भैया जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आपकी, ये अपने परिवारवाद पे ज्यादा चलती है। किनशिप मतलब परिवारवाद पे ज्यादा चलती है। ठीक है, उसके बाद एक बंदा हुआ करता था, एक इंग्लिश ट्रेडर, एक ब्रिटेन का मर्चेंट हुआ करता था, पीटर मुंडी। ठीक है, इंग्लिश मर्चेंट हुआ करता था, व्यापारी हुआ करता था। वो भारत आया इसी इसी के दौरान, 7वीं शताब्दी के दौरान, और उसने अपनी किताबों के अंदर बंजारों के बारे में लिखा है। तो हमारे लिए क्या सवाल बन गया कि जो पीटर मुंडी भाई था, वो कहां से आया था? तो वो कहां से आया? ब्रिटेन से आया है। ठीक है, कभी कभी जैसे मैच द फॉलम में सवाल आ जाते हैं कि भाई वो
ट्रेवर्नियर या फ्रैंकोइस बर्नियर कहां से आया था, या अल बरूनी या इब्न बतूता कहां से आया था। ये जो फॉरेन, जो आपके फॉरेन ट्रेवलर्स जो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाते थे चीजों को समझने के लिए, साम्राज्यों को समझने के लिए कि किस देश में किस तरीके का सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे ही पीटर मुंडी जो है वो ब्रिटेन से आया था भारत के अंदर, उसने अपनी किताब के अंदर बंजारों का जिक्र किया है। ऐसी बेटा कम्युनिटी होती है रथाकार। रथाकार मतलब ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली रथ वगैरह चैरियट बनाते हैं। अ 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कोयाकोंडन उड़ैयार तमिलनाडु के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमें। उसके अंदर क्या बताया गया है, डेलिब्रेशन इन अ सभा ऑफ ब्राह्मण्स, कि किस तरीके से जो पूरी की पूरी विलेज सोसाइटी है वो किस तरीके से काम करेगी, और जो ब्राह्मण लोग हैं वो बेसिकली पूरा गांव किस तरीके से चलाएंगे उसके बारे में बात की गई है। They deliberated on the status of a group known as रथाकार। तो इन ब्राह्मणों ने इस इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखवाया था कि यहाँ पर एक ग्रुप रहता है, एक सोसाइटी रहती है रथाकार के नाम की, और ये क्या करते हैं, चैरियट मेकर, जो बेसिकली रथ बनाते हैं। ठीक है, they laid down their occupation which were to include architecture। ये बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने बताया कि यहाँ पर और भी कई अलग अलग तरीके के लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कोई आर्किटेक्चर बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई चैरियट्स बना रहा है, इनके बारे में बात की जा रही है। इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स विद इमेजेस इन देम, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं जिसके गेट बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे। ठीक है, जिसे गोपुरम बोला जाता है। और जैसे आप मीनाक्षी टेम्पल देखो तो टेम्पल तो अंदर है, लेकिन टेम्पल में घुसने से पहले एक बहुत बड़ा एक गेट वे बनाया जाता है, उसे बोलते हैं गोपुरम। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर देखेंगे उसके बारे में, गोपुरम बोलते हैं उसको, वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर अलग अलग स्कल्पचर्स होते हैं, अलग अलग मूर्तियां बनाई जाती हैं, मंडप बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी भाई राजा बैठा हुआ है तो राजा खाली तो बैठेगा नहीं, उसे भी हीरे जवाहरात चाहिए पहनने के लिए। ठीक है, फैशन है, वो तो आज भी चलता है, तो पहले भी चलता था, हड़प्पा के टाइम पे भी चलता था भाई साहब, हड़प्पा वाले लोग एक नंबर के फैशन वाले आदमी थे। ठीक है, तो इस इंस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने मेंशन करा है अलग अलग लोगों का, अलग अलग समुदायों का। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपको बता ही चुका हूं, जिसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जहां पर वो खेती बाड़ी करेंगे और जब वहां से प्रोडक्शन हो जाएगा, जब फसल उग जाएगी तो उनको निकाल लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद उस जगह को जला देंगे, ताकि जो क्रॉप है उसके अंदर, जो जगह है, जो जमीन है, मिट्टी है, उसके अंदर वो सारी राख मिल जाए, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो दोबारा से उपजाऊ हो जाएगी और इस बीच वो कहीं और चले जाएंगे, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 आज खत्म होता है, जिसमें हमने ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में जाना, थोड़ा बहुत हमने वर्ण सोसाइटी को देखा कि भाई जो आपकी जो आदिवासी सोसाइटी है वो मेन वैदिक सोसाइटी से कैसे अलग थी। उसमें हमने अहोम की बात करी, गोंड्स की बात करी, अमनदास एक इंपॉर्टेंट राजा आए थे उनकी बात करी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो चैप्टर 7 आज आपका कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं सर, हमेशा आप एक ही बात बताते हो, रीड करना है बस, तो रीड ही करना है। रीडिंग इज द ओनली की टू मेमोराइज थिंग्स, टू रिटेन थिंग्स, इसी से चीजें आसान होती है। और जब भी आप पढ़ो टाइमलाइन एक बार हमेशा बना लो, ताकि आपको पता रहे कि कौन से पीरियड की बात की जा रही है। चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, एक टाइमलाइन पहले सेट करो कि जो आपकी किताबों के अंदर इंडेक्स दे रखा है वो क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे ही वो समझ आ गया, आप ऑटोमेटिकली समझने लग जाओगे चीजों। ठीक है, तो खैर ये वाला खत्म होता है चैप्टर, और अब अगली अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 8। कौन सा है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, वो हम लाइव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम वो लाइव स्टार्ट करेंगे, और यही तो दुख था जिंदगी में। तो आज मेरा मोस्ट प्रोबेबली काम जो मैं कर रहा हूं वो खत्म हो जाएगा, तो कल से हम लाइव क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये चैप्टर 7 रीड करिए अपनी एनसीईआरटी से, और बाई चांस अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप सभी के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, और जैसे आप मेरे को अप्रोच करना चाहते हो, कोई जिंदगी में दुख दर्द है या डाउट है किसी टॉपिक को लेके, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे करो, चाहे आप टेलीग्राम पे करो, चाहे आप व्हाट्सएप पे करो, बस करो। जब तक पूछोगे नहीं तब तक डाउट क्लियर नहीं होगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शुरू में अगर आपने कोई जवाब दिया तो गलत ही तो होगा ना, लेकिन एटलीस्ट अब अगली बार के लिए आप वो सवाल गलत नहीं करोगे। तो ये नहीं सोचना कि सर इतना आसान सवाल आपने बताया और हम बताओ ये भी नहीं बता पाए, तो बेइज्जती वाली बात नहीं होती है, वो सीखने वाली चीज है। देखो हम भी जब पढ़ते हैं तो हमसे भी बहुत गलतियां होती है, लेकिन अगर हम उन गलतियों से सीखेंगे नहीं तो फिर फायदा ही नहीं है ना, फिर तो पढ़ाई करने का। तो अगर कोई सवाल गलत होता है कि सर मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब मैं इसके सवाल लगा रहा हूं, मेरे से सवाल ही नहीं लग रहे सर, तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई जो तुमसे सवाल नहीं लग रहे क्या वो आपके नोट्स में है कि नहीं है। अगर है तो उस चीज को दोबारा रिवाइज करो, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपसे क्या गलती हुई। और अगर नहीं है तो उसको अपने ही नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिख लो।
क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं बता सकते, या अगर हम बताएंगे तो उतनी चीजें याद नहीं रह सकती, या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लो, बाकी सिर्फ आपको इवेंट ऐड करने, ये ग्रेवी ही है। ठीक है, खैर आज ये क्लास खत्म करते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में, और हम लोग पढ़ेंगे उसमें फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन।